सब मिलके जो है बनाई है। और ये स्लाब और बीम जो है एक्ट करेंगे एक कॉमन मेंबर की तरह, तो हम तब उसे जो है फ्लेंज बीम कहेंगे। सो इसकी डेफिनेशन जो होती है ये होती है कि when the reinforced concrete slab over a reinforced concrete beam, then the slab and beam are designed and constructed in such a way that they are act together, जिसे मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन जो है कहते हैं। मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन जो है इसे कहते हैं। सो इसमें भी जो है फ्लेंज बीम आर ऑफ टू टाइप्स। एक होते हैं एल बीम, जिसे जो कॉर्नर पे जो है होते हैं जहाँ पे स्लाब जो है एंड होता है, वहाँ पे जो नीचे उसकी बीम रहेगी वॉल के साथ, ये होगी हमारी एल बीम, जो एल शेप जो है ऐसा शेप फॉर्म कर रहा है। और दूसरा जो टाइप होता है हमारा वो होता है टी बीम, जिसमें कि जो हमारा हमारी बीम होती है वो होती है एट इंटरमीडिएट, मतलब दो सपोर्ट्स के बीच में कहीं भी, मतलब स्पैन के दो एंड को छोड़ के बीच में कहीं भी अगर बीम है तो वो टी बीम जो है टी शेप की बीम बन जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। जो है डिफिनेशन जो है इन दोनों टाइप्स की वो देख लेते हैं। एल बीम मतलब होता है इन केस ऑफ एन बीम एल बीम flange occur on one side only, the section look like inverted L section, hence called as a L beam। मतलब जो हमारा बीम होता है एल बीम, उसमें फ्लेंज जो होता है, मतलब जो बीम के ऊपर का जो पार्ट होता है वो सिर्फ एक ही साइड में होता है, दूसरी साइड में नहीं होता। तो जो है स्ट्रक्चर हमें इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, इसलिए हम उसे एल बीम कहते हैं। एंड दिस ऑकर ओनली एट द एंड्स, एंड सपोर्ट जो है वहीं पे ही ऑकर करते हैं। और हो गया टी बीम। टी बीम की जो डेफिनेशन है वो है when a flange occur on the both side of the beam, as in case of intermediate beam, the resultant section takes looks like T shape, hence it is called as T beam। मतलब एक स्पैन है हमारे पास, उसके दोनों एंड छोड़ के बीच में जहाँ पे भी बीम होगी, ऐसे तीन चार या फिर एक भी हो सकती है, तो वहाँ वो जो बीम होगी वो स्लैब के साथ जो टी शेप बनाएगी, इसलिए हम उसे टी बीम कहते हैं। जिसमें फ्लेंज जो है स्लैब एट द बोथ साइड ऑफ द बीम ऑकर, मतलब स्लैब जो होता है वो दोनों साइड होता है, तो इसलिए उसे टी बीम जो है करते हैं, क्योंकि उसका शेप टी की तरह दिखता है। एंड दिस विल ओनली ऑकर एट द इंटरमीडिएट बीम और इंटरमीडिएट सेक्शन। तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम जो है दो दिख रही होंगी। पहले हम ऊपर की जो डायग्राम है फिगर 1 वो देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें ये जो आपको सॉरी, पहले हम बेसिक बातें जान लेते हैं। आपको पता ही होगा कि टी बीम जो होता है फ्लेंज बीम, उसमें ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये वाला, इससे जो है फ्लेंज जो है कहते हैं। दिस इज फ्लेंज। और ये जो सीधा वाला सॉरी परपेंडिकुलर जो एक्ट हो रहा है उसे
वेब कहते हैं, या फिर उसको दूसरा भी नाम है रिब, इसे रिब जो है कहते हैं। देखिए, सो हमारे पास एक पी की वैल्यू जो है, मतलब ब्रीथ जो है, वो पूरे सेंटर टू सेंटर की ब्रीथ जो है होती है। बट हमारा फ्लेंज की जो ब्रीथ होती है, पी एफ, जिसे हम कहते हैं, यानी कि इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज जो है, वो पी एफ जो होती है। मतलब इस इतना पार्ट छोड़ के बाकी का कुछ जो पी का पार्ट होगा, वो पूरा जो है बेंडिंग हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। ओके, ये तो ये जो बी एफ जो है, हम इसे कहते हैं इफेक्टिव विड्थ ऑफ फ्लेंज। बाद में आपको टी और टी स्मॉल डी पता ही है, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। बड़ा वाला डी जो है, उससे वो होता है आउटर टू आउटर, और छोटा वाला डी जो होता है वो होता है कंप्रेशन जोन टू सेंटर ऑफ द बार्स, ये होता है छोटा डी। यहाँ पे एक नई टर्म आ गई, टी एफ, बड़ा वाला डी एफ। इसमें इसको जो है कहते हैं डेप्थ ऑफ फ्लेंज। ये फ्लेंज जो है हमारा, इसकी जो डेप्थ होगी, यानी कि थिकनेस ऑफ, और ये इक्वल होती है थिकनेस ऑफ स्लैब। थिकनेस ऑफ स्लैब जो होगी, उसी को ये इक्वल रहेगी। मतलब ये दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि ये फ्लेंज जो है वो स्लैब ही है। ठीक है, तो इसकी जो डेप्थ होगी उसे टी एफ से शो करते हैं। और जो वेव होगी हमारी, मतलब बीम, उस बीम की जो विड्थ रहती है, उसे हम बी डब्ल्यू, यानी कि विड्थ ऑफ अपना बीम जो है कहते हैं। चलिए हम अभी नीचे की जो डायग्राम है उसे समझ लेते हैं। इसमें ये जो सेंटर टू सेंटर पार्ट दिख रहा है आपको, ये स्पैन में जो दी रहती है, या फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है बिटवीन बीम्स दिया रहता है, तो ये L1 और L2 ऐसे हम नोट करते हैं। यहाँ पे हमने जो पी देखा, यानी कि ब्रेथ दिखी, वो होती है बिटवीन दिस, मतलब इन दो बीम का जो सेंटर का पार्ट होगा वो, और ये दो बीम का सेंटर का पार्ट, उसकी जो ये टोटल लेंथ होगी, उसमें क्या क्या ऐड होगा, इतना पार्ट और विड्थ ऑफ वेब। ये जो हमारे हमें लाइन दिख रही है, तो ये है विड्थ ऑफ वेब है। तो ये प्लस बिटवीन द सेंटर, जो दो बीम के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसका हाफ, और यहाँ पे इन दो बीम के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसका हाफ। ये मिला के हमें बी की वैल्यू जो मिलती है। तो आपको जो है पूरी टर्म्स इसमें जो यूज होती है वो आपको पता चल गई होगी। यहाँ पे एक बार और ध्यान रखिएगा कि ये जो सेंटर सेंटर डिस्टेंस होता है हमारा, दैट इज इफेक्टिव लेंथ, वो L0 से भी यहाँ पे शो कर सकते हैं हम। तो चलिए हम अभी फॉर्मूला देखते हैं फॉर द फ्रिंज बीम। सो यहाँ पे जो है चार केसेस जो है, वो चार केसेस पहले बनते हैं। पहला है केस नंबर 1 फॉर आइसोलेटेड, जो है आइसोलेटेड के लिए, आइसोलेटेड टी बीम है। तुम्हारा फॉर्मूला जो होगा फॉर विथ ब्रेथ ऑफ फ्लेंज इक्वल टू L0 अपॉन L0 अपॉन P प्लस 4 प्लस PW, मतलब L0 अपॉन B प्लस 4 प्लस BW हमारी वैल्यू होगी विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए। एंड इन L, और दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा फॉर L बीम ऑफ आइसोलेटेड सेक्शन। इसकी इसका फॉर्मूला जो होगा फॉर फ्लेंज ऑफ विड्थ ऑफ फ्लेंज के लिए, वो होगा
पी एफ इक्वल टू 0.5 अपॉन L0 अपॉन P प्लस 4 प्लस पी डब्ल्यू। तो अब मुझे यहाँ से आपको एक लॉजिक की बात मैं बताता हूँ कि देखिए आप टी बीम में जो है और एल बीम में आइसोलेटेड सेक्शन में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे L0 है और यहाँ पे 0.5 है। तो आप एक लॉजिक लगा के ऐसा लगा सकते हैं कि बाकी की पूरी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो टी बीम में जो है वो दोनों साइड में फ्रेंच होती है, इसलिए हम इसे कंसिडर करते हैं ये 1 है। एंड एल बीम में जो है सिर्फ एक ही साइड में होती है, इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं 0.5। बस यहाँ पे L0 रहता है, यहाँ पे L0 नहीं रहता, ठीक है। ऐसे आप कुछ याद रखने की कोशिश जो है कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो कोई ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। और फिर तीसरा जो केस आता है वो आता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में जो आता है पहला टी बीम के लिए, टी बीम में जो विड्थ ऑफ फ्लैंज होती है L0.6 प्लस पी डब्ल्यू प्लस 6 TF, ठीक है। और जो हमारा एल बीम रहता है और कंटिन्यूस सेक्शन, विड्थ ऑफ फ्लैंज जो होती है L0/12 प्लस पी डब्ल्यू प्लस 3 TF। देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी एक रिलेशन है। टी बी में जो है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गई। बट यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे डबल वैल्यू हो जाती है, यानी कि 6 के 12 हो जाते हैं, और यहाँ पे 6 की हाफ हो जाते हैं। तो इसे कुछ आप ट्रिक यूज़ करके जो है इसे चारों फार्मूलों को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये हमें फार्मूला जो मिले हैं वो IS कोड से मिले हैं, IS कोड 456/2000 से। तो हम इसे डायरेक्ट जो है अपने एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे L0 जो है वो है हमारा इफेक्टिव स्पैन, पी डब्ल्यू वो है विड्थ ऑफ फ्लैंज, TF जो है डेप्थ ऑफ फ्लैंज, और यहाँ पे B की वैल्यू है जो है ब्रीथ ऑफ फ्लैंज, जो हमारी टोटल ब्रीथ होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूलाज। तो अब हम देखेंगे केसेस, मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमें एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है 3 टाइप के केसेस होते हैं। पहला होता है न्यूट्रल एक्सिस इन द within the flange, neutral axis within the wave, and neutral axis in wave portion, but the stress is unequal और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस जो है उसमें एक्ट होता है। तो हम पहले देखते हैं पहला जो हमारा केस है, केस 1 जो है न्यूट्रल एक्सिस इन अ फ्लैंज। देखिए हमें टी बीम पता है, हमारी टी बीम ऐसे रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो हमारी पिछले वीडियोस में देखा है कि वो ज़्यादातर बीच के पोर्शन के आसपास या फिर बीच के पोर्शन में ही हम कंसिडर करते हैं। बट जब हम कोई वैल्यू वगैरह निकालते हैं, यानी कि एक्स यू लिमिट, तो हमें पता चलता है कि एक्स यू और एक्स लिमिट में से जो भी छोटी वैल्यू होगी, यानी कि एक्स यू और एक्स यू लिमिट, इन दोनों में से जो भी छोटी वैल्यू होगी उसे हम टी एफ, यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लैंज जो है ये वाली, इससे कंपेयर करेंगे। अगर इन दोनों में से जो भी वैल्यू आई है, यानी कि अगर एक्स यू वैल्यू कम आई है एक्स यू लिमिट से,
तो अगर टी एफ की वैल्यू ज़्यादा है एक्सिस है, तो मतलब ये होगा कि हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो पास हो रही है फ्लेंज से। तो मान लीजिए कि हमें डी एफ यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज हमें दी है 100, और हमें एक्सिस की जो वैल्यू मिली है वो मिली है 87। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 87 की वैल्यू 100 से माइनस है, मतलब ये जो हमारी टोटल डेप्थ होगी ऑफ द फ्लेंज इज 100, और ये जो डेप्थ होगी ऑफ एक्सिस दैट इज न्यूट्रल एक्सिस वो होगी हमारी 87। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला केस जो है बनता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस इन फ्लेंज, ये हमारा हो गया पहला केस। इसके बारे में हम कैसे सॉल्व करेंगे वगैरह अगले वीडियो में है, जो है हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा हमारा केस आता है वो है न्यूट्रल एक्सिस इन वेब। तो आपको पता ही है कि वेब जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर जो एक्ट हो रहा है, मतलब बीम जो होता है हमारी वो होती है वेब, जो कि हमारी वेब, ठीक है। तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस जो होती है, मतलब एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे जो फर्स्ट केस में डी एफ की वैल्यू ज़्यादा थी एक्सिस से, बट यहाँ पे जो होगा कि डेप्थ ऑफ फ्लेंज है उसकी वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू एक्स यू के, मतलब डेप्थ से, यानी कि जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी वो पास होगी थ्रू द वेब। इसे हम हमारा दूसरा केस जो है वो बनता है। यहाँ पे और एक आपको चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे लोड जो एक्ट होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस जो है इस पर एक्ट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यूडीएल की तरह ही है, यूडीएल या यूडी की तरह यूनिफॉर्म एक लोड उस पर एक्ट होता है थ्रू आउट द ब्रीथ, पूरी ब्रीथ में यूनिफॉर्म स्ट्रेस एक्ट होता है। अभी हम थोड़ा उसका एक ओवरव्यू जो है वो देख लेते हैं कि एग्जांपल हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये हमारा टी बीम हो गया, इसमें ये हमारी विड्थ, इफेक्टिव विड्थ ऑफ वेब है, और दिस इज अ ब्रीथ, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम ये करते हैं कि इस पार्ट को यहाँ से दो भाग में कट करते हैं, यानी कि ये जो हमारे बाद में डायग्राम बनेगी वो ऐसे बनेगी कि यहाँ पे एक स्टैंडिंग पूरा इक्वल प्रोपोर्शन में मैंने इसे बनाई है, फिर दो पार्ट्स, दोनों साइड जो होगी ये दो साइड्स यहाँ पे ऐसे आएगी, और ये एक स्टैंडिंग पोर्शन हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे मतलब हमें जो है एग्जांपल हम जब सॉल्व करेंगे तब इस एक पोर्शन जो है, यानी कि इस पोर्शन का एक कंप्रेशन और टेंशन होगा, उससे हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इतने पोर्शन का निकालेंगे, बाद में उसमें जो है वो ऐड करेंगे ये जो हमारा पोर्शन है, दो पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकलेगा उसको ऐड करके हम जो निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो उससे हम बाद में उसे डिज़ाइन भी जो है कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा केस। हमारा तीसरा केस जो है वो भी इसी टाइप का है। तो न्यूट्रल एक्सिस इन वेव, थोड़ा छोटा सा एक माइनर डिफरेंस है, वे की अनइक्वल जो है स्ट्रेस है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस भी हम कह सकते हैं। तो उसमें बेसिकली जो होता है कि ये कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगी, बट यहाँ पे एक यूनिक टर्म जो है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो है वाई एफ, यानी कि जिसे इक्विवेलेंट डेप्थ जो है कहते हैं।
तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि हमारा टी बीम हो गया, फिर हम इसको करते हैं ऐसे कि, तो ये जो हमारा वेब है, सॉरी फ्लैंज है, उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम रेक्टेंगल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और नीचे वाले को, ये जो नीचे वाला है उसे पैराबोलिक पैराबोला डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहते हैं। ऊपर का हो गया रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से हमें जो है मतलब सिंपल भाषा में कहे तो ऊपर का जो इतना पार्ट है उसे हम कंप्रेशन की तरह देखते हैं, और ये नीचे वाला जो है उसे हम टेंशन की तरह जो है देखते हैं। तो इस वजह से हम जो है इसकी जो डायग्राम बनेगी बाद में हम दो पार्ट्स में निकालते हैं। पहला पार्ट्स एज इट इज़ जो है वो खड़ा वाला, मतलब यहाँ पे जो इंक्लाइंड स्टैंडिंग लिया था हमने वो। बट यहाँ एक डिफरेंस ये होता है कि ये जो हम साइड की मतलब फ्लेंज की जो दो साइड्स रहते हैं इसके, उसमें हम ये जो हमारी डेप्थ होगी ये वाली थी, यानी कि रेक्टेंगुलर जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो उसकी जो डेप्थ होगी वाई एफ, इसे इक्विवेलेंट डेप्थ भी कहते हैं, ये हमारी यहाँ पे चेंज होगी, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है इसमें इसके कंपेरिजन में यहाँ पे अलग निकली है। तो यही जो डिफरेंस जो है दूसरे और तीसरे केस में है। तो इस तीन टाइप के केसेस जो है हमें देखने को मिलते हैं। भी बाकी के हम जो है एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे कि कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकी की चीज़ें, यानी कि रेंज क्या है, इनके फॉर्मूलाज कैसे नहीं हैं। तो हम आज यहीं पे रुकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड शेयर। एंड अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको इस वीडियो में ऐसा लगा कि कोई पार्ट समझ में नहीं आया, या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या फिर आज आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीडियो,